Assalamu alaikum everyone. So my name is Aksa Noor. Today my presentation topic is retained placenta. So सबसे पहले हम प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा जनरली हमें पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा क्या है। तो बेसिकली प्लेसेंटा जो होता है एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो ड्यूरिंग पार्चुरेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेशन को एक्सचेंज कराना, वेस्ट को एक्सचेंज कराना। ठीक है, अब इस जो प्लेसेंटा है इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है हमारे पास yolk sac, second is amnion and elastomers, last chorion। अब ये जो चीज़ें हैं इनके अपने काम होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे yolk sac जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और जो एलेंटेनॉइज है ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को इंजरी से। ठीक है, और एलेंटेनॉइज जो होता है ये ब्लड वेसल्स को कैरी करता है फ्रॉम फीटल टू मदर, मतलब जो फीटस और मदर के जो एक क्लियर होती है उसके दरमियान। फिर कोरियन जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा की भी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब प्लेसेंटा हमारे पास 4 तरह का आता है। एक होता है डिफ्यूज्ड, दूसरा होता है डिस्कॉइड, तीसरा होता है कॉटिलिडोनरी एंड लास्ट है ज़ूनोनरी। अब सबसे पहले जो डिफ्यूज़ होता है वो मेयर्स और सॉस के अंदर होता है। डिस्कॉइड जो होता है वो ह्यूमंस और प्रीमेटिव्स में होता है और कॉटिलिडोनरी जो होता है वो र्यूमिनेंट्स में होता है, जैसे कि काओ, शीप और गोट्स के अंदर। और ज़ूनोनरी जो होता है वो कैट्स एंड डॉग के अंदर होता है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने जनरल डिस्कशन कर ली प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, अब रिटेन प्लेसेंटा के बारे में बात करते हैं। जनरली रिटेन प्लेसेंटा जो होता है ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एनिमल होता है आफ्टर पार्चुरेशन वो प्लेसेंटा रिमूव नहीं कर पाता, फीटल मेम्ब्रेन रिमूव नहीं कर पाता। जो नॉर्मल टाइम होता है प्लेसेंटा का रिमूवल का वो होता है 3 to 8 आवर्स, ये टाइम है। अगर इससे एक्सीड कर जाए वो डिलेड प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म कैसा होता है कि नॉर्मली जो है प्लेसेंटा किस तरह से रिमूव होता है, अगर नहीं होगा किस तरह से होता है। तो सबसे पहले अब ये जो नीचे वाली चीज़ आ गई, हमारे पास मैटरनल क्रैंकल्स आ गए। ठीक है, और जो ऊपर वाले हैं ये आ गया हमारे पास प्लेसेंटम। ठीक है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तौर पे हमें लगता है। ठीक है, कि ऐसा लगता है ग्लव्स जो होते हैं फिट हैं, मतलब ग्लव्स फिट फिंगर्स के अंदर, इसे हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो हमें ऐसे शो होती है जैसे ग्लव्स हम लोगों ने पहने हुए इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? जैसे ही पार्चुरेशन स्टार्ट होती है तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं वो श्रिंक होना शुरू होती हैं। जैसे ही श्रिंक होती हैं तो क्या होता है कि जो मदर और जो फीटल के दरमियान जो लिंक होता है वो वीकन होना शुरू होता है। जैसे कोलेजिनेज जो होता है वो एक लिंक जो इनके दरमियान के एक लिंक होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वीक होना शुरू होता है। जैसे ही वीक होता है तो मैटरनल क्रैनिकल्स और जो फीटल सिस्टम है वो आपस से डिटैच होता है और ये नॉर्मली क्या होता है वो होती है, मतलब नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो रिमूव होता है इस तरह से। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ भी मतलब डिलेड हो जाए या कोई एक्सटर्नल कॉजेज़ हो जाए उसकी वजह से हमारे ये होता है रिटेन प्लेसेंटा। ठीक है, ये हमने पहले नॉर्मल पढ़ा, अब इसके भी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं किन किन वजह से हो सकता है। तो पहले हम इसके बारे में इंसिडेंस रेट। अब इंसिडेंस रेट क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी जो इंसिडेंस रेट है वो डेयरी काउस के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बीफ काउस। ठीक है, क्योंकि BM जीनोमिक्स के हिसाब से देखा जाए ये तो उसके ऊपर 1.3 से लेके 39.2 जो है वो डेयरी काउस के अंदर होता है। अब डेयरी काउस में क्यों होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने सुबह ही एक रिसर्च देखी थी कि मुझे सिंध में तो इंसिडेंस रेट्स नहीं मिला किसका रिटेन प्लेसेंटा का, लेकिन 2011 के अंदर जनवरी में टंडो जाम और उसके अराउंड की जो बफेलोज़ हैं, कुंडी बफेलोज़, उसमें रिसर्च की गई थी
जिसके अंदर 406 जो है कैटल्स ली गई थी, कुंडी बफेलोज ली गई थी, ठीक है। उसके अंदर जो उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहली वो जिसके अंदर नॉर्मल हुई थी, सेकंड वो जो डिलेड हैं, तीसरी वो जिसमें रिटेन प्लेसेंटा हुआ था। तो और उन्होंने उसके मतलब उसके हिसाब से जो उसके अंदर था कि 318 जो थी वो नॉर्मल थी और डिलेड प्लेसेंटा वाली वो थी जिनके अंदर 39 का वो थी कुंडी बुफेलोज थी, और 88 रिटेन प्लेसेंटा वाली वो 88 बुफेलोज वो थी जिनके अंदर रिटेन प्लेसेंटा था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉजेज़। अब रिटेन प्लेसेंटा के कॉजेज़ क्या होते हैं, ये जो चीज़ होती है इसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। अब कॉजेज़ में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एबॉर्शन। अब ये एबॉर्शन कैसे, एबॉर्शन यूजुअली जो होता है हमें पता है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया लेते हैं ब्रूसोलोसिस की वजह से एक एबॉर्शन हो रहा है। जैसे ही ब्रूसोलोसिस की वजह से एक एबॉर्शन हुआ है तो क्या होता है कि जो काव है इसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन वो कम हो जाएगी। मसल की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी लो होगी। जब एनर्जी लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिटेन प्लेसेंटा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है एबॉर्शन जो है वो लिंक करता है कि कोई भी इन्फेक्शन जो होगा रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास काव्स का जो बर्थ वेट होता है। अब कुछ काव्स जो होते हैं वो ओवरवेट होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है। जैसे ही जो मदर जो है वो उसे डिलीवर करेगी तो क्या होता है कि एक प्रेशर डेवलप होता है किसके ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर, और जो फीटल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है। और ये क्या करते हैं, इनकी जो अटैचमेंट होती है ना कॉटिलिडॉन और मैटरनल क्रेनिकल्स के दरमियान, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो प्लेसेंटा जो है वो रिमूव प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास कॉज आ जाता है ट्विंस, ठीक है, ट्विंस। अब ट्विंस के अंदर भी यही होता है कि जैसे एक काफ उसने डिलीवर कर दिया, अब उसकी एनर्जी पहले से ही कम है, काफ डिलीवर किया उसने, फिर दूसरा काफ डिलीवर किया, यूट्रस के पास इतनी कॉन्टैक्टेबिलिटी नहीं रह पाती कि वो प्लेसेंटा भी रिमूव कर पाए। फिर इसी तरह से हमारे पास आता है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो और कम होता है, ठीक है। जब कैल्शियम का जो मेन काम होता है वो मसल्स के वो मसल एनर्जी प्रोवाइड करना, कैल्शियम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जब वही नहीं होगा तो रिटेन प्लेसेंटा के मेजर कॉज है मिल्क फीवर भी, ठीक है। और इसके अलावा डर्टी शेड्स होते हैं, विटामिन ई की कमी और सेलेनियम की कमी, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक तरह से आपको लिस्ट बना के दिखाती हूँ। अब ये कॉजेज़ जो है ना, इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो आपस में लिंक करती हैं इसकी मसल की पावर से। अगर मसल की पावर कम होगी तो क्या होगा, रिटेन प्लेसेंटा होगा। जो भी सारी जो चीज़ें हैं, सेलेनियम है, कैल्शियम है, विटामिन डी की कमी है और क्या नाम है, मिल्क फीवर है, ये सारे रिलेट करते हैं मसल पावर से, ठीक है। जब ये कम होगी तो क्या होगा, ये कॉज करेगी रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है। ये सारी मेजर चीज़ें हैं जो रिटेन प्लेसेंटा को कवर अप करती हैं। ठीक है। और इसका आउटकम क्या होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने चीज़ें देख ली। अब क्या होता है, ये कॉजेज़ हैं। अब इसका आउटकम क्या होगा, जब रिटेन प्लेसेंटा होगा तो इसके कॉजेज़ में आएगा मेट्राइटिस। मेट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो इसकी मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, ग्रोथ है वो भी कम होगी। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो रिटेन प्लेसेंटा का जो प्रेशर जो होता है, जैसे रिटेन प्लेसेंटा हुआ उसके अंदर जो उसके जो सेल्स होते हैं ना वो बाहर डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डिकम्पोज होंगे तो वो उस इन्वायरमेंट को फेवर करेंगे वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो। जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वहाँ पर नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये मेजर कॉज है जिसके अंदर मेट्राइटिस, मैस्टाइटिस
और एंडोमेट्राइटिस, ये सारी चीज़ें हैं रिटेन प्लेसेंटा का आउटकम, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिबिलिटी जो होती है वो कम होती है, और इस मिल्क जो नेक्स्ट जो उसकी पाचुरेशन होगी वो भी डिलेड होगी, और ये सारी चीज़ें जो है रिटेन प्लेसेंटा का इंट्रो कॉजेज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खौला नईम एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 97। और मेरा जो टॉपिक है, जैसे कि अक्सर डिस्कस कर चुकी है, रिटेन फीटल मेम्ब्रेन्स हमारा टॉपिक है, और मेरा सब टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स एक्सपल्शन। मींस के नॉर्मली जो फीटल मेम्ब्रेन्स है वो एक्सपेल आउट किस तरह से होती हैं, ऐसा सेलुलर लेवल पे या फिर बायोकेमिकली क्या मतलब चेंजेस या फिर जो है ना अप एंड डाउन मतलब रेगुलेशन आती है, जिसकी वजह से फीटल मेम्ब्रेन्स एक्सपेल आउट होती हैं, और उनकी अटैचमेंट किस तरह से हुई भी है। तो वो जो केमिकल्स और सेल्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर मैं उनको जो है ना डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले फीटल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनकी अटैचमेंट के लिए सबसे जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कोलेजन होता है, ठीक है। अब जो कोलेजन है ये एक प्रोटीन है, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये मेजर प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, और इसका काम जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करना कनेक्टिव टिश्यूज़ को, अटैचमेंट करवाना, प्रोलिफरेशन करवाना, और जो है ना रीजनरेशन करवाना सेल्स की, ये इसके मेजर रोल्स होते हैं कोलेजन का। और कोलेजन की बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन जो 5 हैं वो मेजर इसके ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर जो ग्रुप 5 होता है वो प्लेसेंटा के अंदर मौजूद होता है, और वो अटैचमेंट करवाने में रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो कोलेजन अटैचमेंट करवाता है। दूसरा जो है ना अगर मतलब इसकी लाइसिस के ऊपर आए, मतलब जो डिटैचमेंट हो रही है एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन, तो इसकी लाइसिस होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कोलेजिनोलाइसिस कहते हैं। अब मैं जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस की बात कर रही थी, उसमें जो है ना एट दी एंड जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो इस कोलेजिनोलाइसिस के ऊपर पड़ रहा है। मींस जो भी चीज़ें मतलब अप रेगुलेशन या डी रेगुलेशन होगी किसी भी केमिकल की या सेल्स की, वो जाके इफ़ेक्ट करेगा इस कोलेजन को, मींस इसकी लाइसिस करवाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो मतलब फैक्टर है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमें पता है स्ट्रेस हार्मोन होता है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन जो फीटस है उसकी किडनी से जो है ना मतलब स्ट्रेस, मतलब ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ पार्चुरेशन स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो जो फीटस होगा वो उसका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा वो कॉर्टिसोल को रिलीज़ करवाएगा, और जब कॉर्टिसोल का जो है ना लेवल बढ़ेगा तो जो मेटेलोप्रोटीन्स होते हैं उनका जो है ना मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज, मेटेलोप्रोटीनेज बाद में आएगा। सबसे पहले जो कॉर्टिसोल का जब लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो जाके इफ़ेक्ट करेगा मतलब जो है ना वो अप रेगुलेशन करवाएगा ईस्ट्रोजन की और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सेल्स की, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना शुरू होगा तो वो जाके इफ़ेक्ट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज़ को। मींस ये अप रेगुलेशन करवाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन की, और जिसके नतीजे में जो प्रोजेस्टेरोन मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसकी लाइसिस होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा जो कि ऑफकोर्स कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ हो रहा होता है, उसको जो है ना ये डीरेगुलेट करता है। मींस उसकी लेवल को
कम कर देता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो हम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन का दूसरा नाम है प्रेगनेंसी जो है ना मेंटेनिंग हार्मोन है ये, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है वो ख़त्म, उसका जो लेवल होगा वो कम होगा, तो ऑफ कोर्स जो प्रेगनेंसी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसके नतीजे में मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो सिस्टम है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज सिस्टम वो है जिसके अंदर जो है ना प्रोटीन्स को लाइसिस करने वाली जो है ना एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जो कि इस कोलेजन की, ये जो कि प्रोटीन है, इसकी लाइसिस करवाएगा, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या होगा कि जो कैरेंकल्स और कोटिलेडॉन्स का अटैचमेंट होती है उसको ये जो है ना डिज़ोल्व करता है, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या होगा कि जो वो फीटल मेम्ब्रेन्स होंगी वो एक्सपेल आउट हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा एक और फैक्टर है, मींस केमिकल है जो कि इफ़ेक्ट कर रहा होता है, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी एक हार्मोन है, और ये 10% ब्रेन से रिलीज़ होता है, और ये 90% गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ना सीक्रेट करवा रहा होता है, ठीक है। इसका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में रोल होता है, मींस अगर इसका लेवल हाई है तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, क्योंकि मेंटेन्स प्रेगनेंसी, क्योंकि ये जो सीरोटोनिन का लेवल है ना, ये जो एमएमपी की, जब मैं बार बार बात कर रही हूँ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज की, उसकी जो है ना एक्टिविटी को वो कम, मतलब जो है ना डिग्रेड करता है, उसको इनएक्टिवेट रखता है ये, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ जो है ना पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन क्या होगा कि MAO सिस्टम, जिसको हम मोनामाइन ऑक्साइडेज सिस्टम कहते हैं, ये सीरोटोनिन को असल में ना न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसको जो है ना मेटाबोलाइज करने वाला एक सिस्टम एक्टिवेट होगा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जो कि इसकी लाइसिस करवाएगा MAO, ठीक है। ये सिस्टम इसकी लाइसिस करवाएगा, जिसकी वजह से इसकी डिग्रेडेशन होगी और इसका लेवल कम हो जाएगा। जब इसका लेवल कम होगा तो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो है ना ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, और जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो ये जाके कोलेजिनोलाइसिस करवाएगा, और जब कोलेजिनोलाइसिस होगा तो ऑफ कोर्स जो मैटरनल और जो है ना कैरेंकल्स और जो फीटल कोटिलेडॉन्स हैं उनकी अटैचमेंट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में फीटल मेम्ब्रेन्स एक्सपेल आउट हो जाएंगी, सही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farhan. My registration number is 2K19AV68. My presentation topic is पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी से पहले हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हमें प्लेसेंटा कैसे रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहले ये ऐसा होता है कि ये प्लेसेंटा जो है ना वो नॉर्मली जब कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है यूट्रस का, तो इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाती है। ऑक्सीटोसिन जब अटैक कर लेते हैं मायोमेट्रियम लेयर पे, मायोमेट्रियम लेयर पर जब वो अटैक कर लेते हैं तो वहाँ जब PGF2 अल्फ़ा रिलीज़ हो जाती है। PGF2 अल्फ़ा एक कर लेते हैं, PGF2 अल्फ़ा एक कर लेती है कार्पस ल्यूटेम पे, वहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है। कार्पस ल्यूटेम जब यूटिलाइज हो जाती है तो वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल का कम हो जाती है तो इसकी वजह से जो है ना प्लेसेंटा जो है ना वो रिमूव हो जाती है। लेकिन जब ये कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी पैथोजेनेसिस की वजह से या कोई विटामिन ई सेलेनियम की वजह से कमी की वजह से एनिमल में ये कमी आ जाती तो वहाँ पर कोई डिफेक्ट आ जाती, तो इसकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाती है। जैसे कि ऐसा है कि पहले जब कोई एनिमल में एक रिसर्च हुआ था जिसमें 10 डेयरी कैटल लिए गए थे, 10
वो जिसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता था, और 10 डेयरी कैटल लिए गए थे जिसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं हुआ था। तो इसके रिज़ल्ट में ऐसा हुआ कि वहाँ पर इम्बैलेंस ऑफ साइटोकाइनिन और बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन कम हुई थी और रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कम हुई थी, तो जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ था। इसके बाद जो है ना 23 बायोमार्कर वर डिटेक्टेड, तो यहाँ पर भी 23 बायोमार्कर डिटेक्ट हो चुके थे और प्लाज्मा टेस्ट की वजह से, और वहाँ पर भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ था। फॉल इन कार्टिसोल लेवल की कमी की वजह से भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाती है, और PGF2 अल्फ़ा की प्रोडक्शन की कमी की वजह से भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाती है। क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हमारा टॉपिक है, तो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम आते। सबसे पहले तो मैं इस तरह कहता हूँ कि जो इसकी मैनुअल रिमूवल है वो रिकमेंड नहीं है, आप इसको मैनुअली रिमूव नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप इसको मैनुअली रिमूव करें तो कर ले तो इसकी के बाद ब्लीडिंग वगैरह होगी, इन्फेक्शन वगैरह होगा, और फ्यूचर में उसकी जो कंसेप्शन रेट है वो कम होती है। तो अगर इसकी हम ट्रीटमेंट करें तो इसकी कोई सक्सेसफुल और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जो काज है वो मल्टीपल काज होते हैं। अगर हम फिर भी इसकी ट्रीटमेंट करें तो हम डिफरेंट जो मुख्तलिफ बुक है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट रिकमेंड करती है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होती है, कैल्शियम की इन्फ्यूजन वगैरह आप दे सकते हो, कैल्शियम एज अ सप्लीमेंट भी दे सकते हो, कैल्शियम एज अ ओरली भी दे सकते हो। लेकिन हमारे जो देसी घरेलू में इस तरह होता है कि वो लोग इस तरह करते हैं कि पानी में इस तरह नमक मिला के वो पिला देते हैं, या मैंने एक जगह पे सुना था कि जो डिस्प्रिन की टेबलेट है वो पानी में दे के वो भी पिला सकते हैं। फिर इस तरह करते हैं कि कोई हर्बल वगैरह चीज़ के बारे में जब हम कहते तो एक प्लासेंटा रिमूवल एक हर्बल पाउडर आता है, वो भी आप दे सकते हो। लेकिन मैंने एक बुक में देखा था, MSD के बुक में, वो उन लोगों ने कहा था कि जो कोलेजिनेज एंजाइम है वो एक अहम रोल अदा करते हैं सेपरेशन वो एक्सपेल प्लासेंटा की एक्सपेल में। तो वो इस तरह कर दे कि जो कोलेजिनेज एंजाइम है वो कार्टिलेडन्स की और केरेंस्कल की, उन दोनों की जो सेपरेशन है, उन दोनों की जो अटैचमेंट है वो ख़त्म करती है, वो सेपरेशन में एक अहम रोल अदा करता है। तो उसके बाद अगर प्रिवेंशन के बारे में हम बोले तो इस तरह करते हैं कि प्रिवेंशन में हम इस तरह करते हैं कि जो सबसे पहले जो काज है वो हम ख़त्म कर लें, जैसे कि डिफिशेंसी वगैरह हो, विटामिन ई की डिफिशेंसी की वजह से भी होता है, विटामिन ए की डिफिशेंसी की वजह से भी, सेलेनियम की डिफिशेंसी, कैल्शियम की डिफिशेंसी से भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होती है। तो हम इस तरह करें कि फीड में वगैरह कोई फीड में या इस तरह करें कि सप्लीमेंट ये विटामिन और ये कैल्शियम सेलेनियम वगैरह हम फीड में दे दें। फिर इसके बाद हाइजीनिक कंडीशन के बारे में हम कहें कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट होते शेड वगैरह होते हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो हम सही कर ले, क्लीन कर ले, ड्राई कर ले, तो इससे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कंट्रोल होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो है रिटेन फीटल मेम्ब्रेन इन अदर इम्पोर्टेंट एनिमल्स, मतलब कि डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह से होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो मैं बताऊंगी इक्वाइन्स का। इक्वाइन्स में सबसे पहले ये कि जो नॉर्मली जो इक्वाइन्स में होता है वो 3 आवर्स होती है कि 3 आवर्स के अंदर जो फीटल मेम्ब्रेन है वो एक्सपेल आउट हो जाए। लेकिन अगर 8 to 12 आवर्स के दरमियान हम ये टाइम पीरियड लें तो हम कंसिडर करेंगे इसको कि ये रिटेन फीटल मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा यही कि 3 आवर्स में हो सकती है। लेकिन अगर हम इक्वाइन में बात करें तो उसमें जो साइंस हैं तो नो एनी क्लिनिकल साइंस एंड अनकॉमन कॉजेज़। ठीक है, यही कि 3 आवर्स इसका पीरियड है,
लेकिन अगर उसमें 8 to 12 आवर्स के दरमियान ये नहीं होती है तो ये रिटेन फीटल मेम्ब्रेन है। इसमें कोई साइंस नहीं होते, कोई क्लिनिकल साइंस नहीं होते और ये इसके कॉजेज़ भी अनकॉमन होते हैं, ठीक है। और इसके जो इंसिडेंट रेट होता है जो इक्वाइंस में होता है वो लो होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, 2 to 10.6%, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो प्लेसेंटाइटिस है, ठीक है। दूसरा है एबॉर्शन, तीसरा है शॉर्ट और प्रोलॉन्ग गेस्टेशन, चौथा है यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी यही के जो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। डिस्टोकिया एंड एज, सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है एज ऑफ मेयर। ये सबसे ज़्यादा मेन होता है कि जो एज होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो इक्वाइंस होती हैं उनमें जो फ्रेशियन मेयर होती है वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे होती है। अगर हम बात करते हैं कि जो रिटेन फीटल मेम्ब्रेन है, मतलब फॉर एग्जांपल के रिटेन फीटल मेम्ब्रेन अगर उसमें कोई पार्ट जो रह जाता है, यूट्राइन हॉर्न में कोई पार्ट रह जाता है तो वो आगे उसको सीवियर जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो एज सून एज़ पॉसिबल मतलब हमें पता लग जाए कि भाई पार्चुरेशन हो गई है और फीटल मेम्ब्रेन आ गई, अगर कुछ भी उधर अंदर सेगमेंट रह जाता है तो हमने उसको इमीडिएटली रिमूव करना है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये कि जो देखो जैसे कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर जो होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं करेगा तो वो फीटल मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट होगी नहीं। तो उसके लिए हम जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है जब फॉलिंग हो जाए, मतलब कि जब पार्चुरेशन हो जाए उसके 6 घंटे बाद जो है 6 आवर्स आफ्टर हमने हर 2 घंटे के हिसाब से, मतलब हर 2 घंटे बाद जो है वो इंजेक्ट करना है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो 1 लीटर रिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सिलाइन जो होती है उसका हमने सॉल्यूशन बनाना होता है, देन फिर हम उसमें मतलब इंजेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्राइन जो क्रेंकल्स और जो कॉटिलिडन्स के जो दरमियान जो फ्लूइड होता है तो जिससे वो मतलब एक अटैचमेंट होती है तो वो फ्लूइड सारा बाहर आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वो वीक हो जाते हैं, तो फिर उसकी जो अटैचमेंट मतलब वो जो डिटैच हो जाते हैं, फिर उसके बाद फीटल मेम्ब्रेन खुद ही बाहर आ जाती है। अब उसके अलावा जो है वो एक होता है बर्न सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है कि पोविडीन, आयोडीन और नॉर्मल सेलाइन हम ये भी दे सकते हैं, मतलब इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बर्न सॉल्यूशन। तो हम इसको जो है ये मतलब 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये अपना जो है जो कॉटिलिडन है उनकी डिटैचमेंट करवा देगा, जिसकी वजह से जो है वो जो फीटल मेम्ब्रेन है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं कि जो यही बात के जो मतलब ये जो हम सॉल्यूशन देंगे तो ये 8 घंटे से, मतलब अगर रिटेन फीटल मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन नहीं निकली है 8 घंटे पहले हमने ये सॉल्यूशन उसको देना है, अगर हम उसको मतलब डिटेक्ट कर सकें कि ये रिटेन फीटल मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जो मैनुअल होता है वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, मैनुअल हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ, सबसे मेन ये कि हम उसको कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको मसल्स की जो है वो मसल्स पावर मिलेगा, तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगी। एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें यह कि अगर एक बार उसको हो गई मेयर को तो उसके बाद उसकी फर्टिलिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये मेयर्स में।
अब रिटेन फीटल मेम्ब्रेन जो है वो हम ईव्स एंड डोज में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब इतने टाइम में इनको जो इसकी जो फीटल मेम्ब्रेन है उसको एक्सपेल आउट होना है, तो वो होता है 6 आवर्स। फिर वही बात आ जाती है कि अगर 8 से 12 घंटे के अंदर मतलब नहीं होता, इससे ज़्यादा टाइम आगे जा रहा है, तो वो कहलाएगी रिटेन फीटल मेम्ब्रेन। और इसके जो फैक्टर्स हैं इनमें ईव्स एंड डोज में, फैक्टर्स जो हैं सबसे मेन जो है वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी। अच्छा, इन्फेक्शियस एबॉर्शन, इन्फेक्शियस एबॉर्शन है, और फिर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लिस्टेरोसिस, कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस, ओबेसिटी ऑफ डैम, मतलब जो डैम है वो ज़्यादा फैटी हो उस वजह से भी होता है। हाइपोकैल्सीमिया, आपको पता है कि वही कि कैल्शियम लेवल जो है वो इसमें लो हो जाता है, और कैल्शियम जो है वो मसल्स को एक तरह से पावर देती है, ठीक है। और उसके बाद है डिस्टोकिया, मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये मेजर प्ले करते हैं इसमें रिटेन फीटल मेम्ब्रेन में। अच्छा, ये जो ईव्स और डोज हैं, मतलब इनमें ज़्यादातर नहीं होता है, मतलब इनमें रिटेन फीटल मेम्ब्रेन के इतने नहीं हैं चांसेस, लेकिन जो डेयरी गोट्स हैं उनमें ये ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि एक तो इनकी डेयरी जो है गोट्स में देखे गए हैं। हाँ, अगर हम सी सेक्शन करते हैं जब भी, तो सी सेक्शन जो है इसका मेन कॉज, मतलब मेन वजह है, मतलब कि इसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। और यही कि जो वेटनेरियन होता है उसको प्रॉपर प्रिकॉशन, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, उसे नहीं पता कि भाई फीटल मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट नहीं हुई तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो सबसे मेन वजह है कि प्रॉपर हैंडलिंग, उसे जो है उस बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक तो हम उसको सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम उसे जेंटल ट्रैक्शन की वजह से भी, मतलब जेंटल ट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं एक्सपोज जो मेम्ब्रेन होती है। थैंक यू। Thank you.